अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना, तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या? गिरिराज सिंह को किसी यही बोलने के लिए तो उनको वहाँ केंद्र का मंत्री बनाया गया, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं। और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं, ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं हैं। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। साफ जाहिर है कि संजय जायसवाल जी बहुत घबराए हुए हैं। संयम में रह के अपना काम करें, उनके लिए ही अच्छा है। कि नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं, लेकिन जब उनके जेडीयू के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और एनडीए के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। कि खड़े होकर मंच पर से कह दीजिए कि इनकी वेतन दुगनी की जा रही है, और आपका ही अफसर बाद में कह दे कि नहीं आपसे भूल से कुछ निकल गया होगा, आपको पता नहीं आपने क्या बोल दिया। और अच्छा किया हम लोगों को संजय जायसवाल जी ने बताया है कि हम लोग और कहाँ से मदद मांग सकते हैं, तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को तो मैं बहुत ध्यान से सुनूंगा। और कम से कम इतना तो है कि देश के लोगों से ही मदद मांग रहे हैं। उनके लिए अगर कहने पे आऊँ तो ये भी कह सकता हूँ कि पता नहीं कौन कौन देश थे, किस किस तरीके से वो पैसे वो लोग लेते हैं, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं है। साफ जाहिर है कि संजय जायसवाल जी बहुत घबराए हुए हैं। आप लोगों के माध्यम से मैं फिर उनसे कहना चाहता हूँ, बहुत वर्षों से वो मेरे मित्र हैं, आज भी मैं उनको मित्र मानता हूँ। उन्हें ज़रा संयम में रह के अपना काम करें, उनके लिए ही अच्छा है। नहीं करें तो जो कर रहे हैं वो करते रहें, उसके जो भी हर्जाना भुगतना होगा वो भुगतेंगे। हमें इससे ज़्यादा इस पर कुछ नहीं कहना। 14 याद रहा, 15 भूल गए। 15 याद कीजिए कि इन्हीं लड़कों ने उसमें भी मदद की होगी। तो देखिए, प्रोफेशनल टीम की आवश्यकता इसलिए होती है कि कोई पार्टी जड़ से शुरू हो रही हो, नई शुरू हो रही हो, तो ऐसे लोग जो बिल्कुल निष्पक्ष भाव से काम करके दिखाए। अभी जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा, उस बात को मैं दूसरी तरह से कह देता हूँ। हमारे राजनीति में यस और नो नहीं होता है, बीच यस और नो के बीच बहुत कुछ होता है। लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल लोग उसको देख रहे हो तो उनके लिए हाँ और ना ही होता है, उनके लिए बीच का एरिया कुछ नहीं होता है। तो जिस समन्वय की मैं बात कर रहा था वो ये नहीं कह रहा था कि कोई हमारे बीच में कोई टकराव है, लेकिन हमारे समझने की, किसी समस्या को समझने की जो तरीका है वो थोड़ा फर्क है। हम लोग राजनीतिक रूप से जो संभव नहीं है उसको भी संभव करने की प्रयास करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो कहते हैं भाई ये संभव नहीं, उसको छोड़ देते हैं, या संभव है उसको कर लेते हैं। करीब से जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, इसलिए नीतीश जी के व्यक्तिगत तौर पे वो उनको ईमानदार मानते हैं, तो मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि नीतीश जी ईमानदार हैं या नहीं ईमानदार हैं, इससे बिहार की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कोई भी नीतीश जी के तकिया को उठाकर नहीं देख रहा कि तकिया के नीचे कितना पैसा रखा हुआ है। लेकिन जब उनके जेडीयू के लोग बेशर्मी के साथ ये कहते हैं और एनडीए के लोग कि नीतीश जी की करप्शन के प्रति 0 टॉलरेंस है, तो हंसी भी आती है, दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। क्योंकि 1 नंबर अन्य मार्ग से सब कुछ निर्देशित होता है या होना चाहिए। लोग तो यही उम्मीद करते हैं कि वहीं से होता है। तो अगर वहाँ से अनुमति नहीं है लोगों को भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का, तो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई मतलब उठता नहीं है। और मैं बिल्कुल डंके की चोट पे ये कह सकता हूँ कि बिहार ने कभी अपने पूरे इतिहास में इतना भ्रष्ट व्यवस्था, इतनी भ्रष्ट व्यवस्था नहीं देखी होगी। ये बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त व्यवस्था है, तंत्र विहीन व्यवस्था चल रही है। कोई किसी के लिए जिम्मेदार नहीं है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और तो और आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि कुछ जीविका दीदी हमारे यहाँ अभी धरने पे बैठी है। क्या कह रही है, मैं सुन के कल हैरान हो गया, परेशान हो गया
वो कह रहे हैं कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की कि इन लोगों की मानदेय दुगनी की जा रही है, अब उसी विभाग के जो अफसर हैं, जो सचिव हैं, वो कह रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर का स्लिप ऑफ टंग था। अब ये तो पहली बार ही सुना जा रहा है कि मुख्यमंत्री का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, वो भी 15 अगस्त के भाषण में। और उसको आप लोग नहीं उठा रहे, इसको उठाना चाहिए। प्रेस में मैंने देखा नहीं, ये प्रेस में उठना चाहिए कि भाई ऐसा कौन से मुख्यमंत्री है कि स्लिप ऑफ टंग हो गया। फिर तो वही बात हो गई, जो लोग कह रहे हैं कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो ठीक में ठीक नहीं है, कि खड़े होकर मंच पर से कह दीजिए कि इनकी वेतन दुगनी की जा रही है और आपका ही अफसर बाद में कह दे कि नहीं आपसे भूल से कुछ निकल गया होगा, आपको पता नहीं आपने क्या बोल दिया। इसका क्या मतलब है कोई? एक सवाल है कि बिहार के विधानसभा चुनाव को धार्मिक रंग देने की भी कोशिश आज की गई। बेगूसराय से बीजेपी के सांसद ने गिरिराज सिंह जी ने मुसलमानों के लिए गद्दार जैसे शब्द का प्रयोग किया। तो गिरिराज सिंह को जीवन में और आता क्या? गिरिराज सिंह को किसी यही बोलने के लिए तो उनको वहां केंद्र का मंत्री बनाया गया। उनको अपने विभाग का ABCD पूछ लीजिए तो उनको पता नहीं होगा। उनको शायद ये भी नहीं पता होगा किस विभाग के मंत्री है या क्या प्रभार मिला हुआ है, क्या काम उनको करना है। उनको एक ही चीज आता है, हिंदू मुसलमान करो। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी लोगों को, और मैं सिर्फ आप लोगों को पत्रकार के रूप में अभी नहीं देख रहा हूँ, हिंदुस्तान के नागरिक, बिहार के नागरिक के रूप में देख रहा हूँ। हमारे बगल नेपाल में जो अभी हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक है और इस पर बिहार में चर्चा होनी चाहिए। और बिहार की सरकार को ही नहीं, बिहार में राजनीति में जितने लोगों हैं, जितनी भी दल हैं, सबको चिंता होनी चाहिए। हमें भी चिंता होनी चाहिए। क्यों चिंता होनी चाहिए? क्योंकि ये एक पैटर्न बन गया। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नेपोटिज्म जिसको कहते हैं, इसको लेकर कुछ दिन पहले श्रीलंका में हंगामा हो गया, अभी हाल में बांग्लादेश में हो गया। उसको आप लोग जो रंग देना चाहिए कि वो शेख हसीना को हटा रहे थे और इसको ला रहे थे, ये बात नहीं है। उसके जड़ में क्या था? जड़ में वहां लोगों में और खास करके युवाओं में असंतोष की भावना थी। वो असंतोष कहां से फूटा? वो असंतोष फूटा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, मेरे पास रोजगार नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है और अमीर और गरीब की जो खाई है वो बढ़ती चली जा रही है और भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो बांग्लादेश में हो गया और इन्हीं बातों को लेकर नेपाल में हो गया। और नेपाल तो हमारे, वो पार नेपाल है, ये पार हम है। नेपाल और हिंदुस्तान में तो बॉर्डर ही नहीं है। परंपरागत रूप से देखिए तो हम उसको, ये नहीं कि हम उस पर कोई अपना अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन हमारी मैत्री ऐसी रही है कि हिंदुस्तान और नेपाल के बीच में तो इधर के लोग उधर काम करते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं रहने के लिए। वहां भी इन्हीं 3-4 मुद्दों को लेकर, तो अभी मैं किसी कॉन्क्लेव में था, वहां भी कह के आया कि हमारे लिए चिंता होनी चाहिए, क्योंकि जितने ये रॉ मटेरियल है, अगर इसको कच्चा सामान माने कि कच्चा सामान एक ऐसे विस्फोट के लिए क्या होता है? कच्चा सामान होता है बेरोजगारी, कच्चा सामान होता है भ्रष्टाचार, कच्चा सामान होता है अमीर गरीब की दूरी, कच्चा सामान होता है ये धार्मिक उन्माद फैलाना। ये सारे जो रॉ मटेरियल हैं वो हमारे पूरे देश में तो है ही, बिहार में ज्यादा है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये बहुत साधारण चीज नहीं है। देखिए अभी भी नेपाल कंट्रोल में नहीं है, अब वो कुछ कर लेंगे, जरूर ही कर लेंगे और आशा करता हूं कि उन्होंने कर लिया होगा, कर लेंगे, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन बांग्लादेश देखिए क्या हालत में है, श्रीलंका में देखिए क्या हालत में है। हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, और इसको हम लोग मजाक में ले लेते हैं, और ये गिरिराज सिंह जैसे ये गैर जिम्मेदार लोग, इनके लिए तो मैं शब्द यूज करना चाहता हूं कि ये हिंदुस्तान के गद्दार हैं। ये लोग गद्दार हैं, ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, ये देशद्रोही इनको कहा जाता है। ये मुसलमानों के लिए ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग हिंदुस्तान में रहने लायक लोग नहीं है। इनको तो मैं नहीं कह सकता पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन इनको भी कहीं भेजना ही चाहिए हमें। ये लोग गद्दार लोग हैं। अभी गिरिराज सिंह के सामने मटन रख दीजिए ना,
तो बाद में पूछेंगे कि उसमें कौन झटका था कि हलाल था कि मसाला है कि घी है कि तेल है। 3 किलो अपने पेट में पहले ले जाएंगे, उसके बाद पूछेंगे ये सब बात। गिरिराज सिंह की बात मत करवेंगे तो फिर मुंह खोलने लगेंगे। नेपाल की बात चौधरी ने कहा है कि नेपाल में हुई हिंसा कांग्रेस की गलती के कारण हुई है। अब उनको रात में सपना आता है कि सम्राट जी को, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको दिखाना चाहिए डॉक्टर। प्रशांत जी ने कुछ वक्त पहले बयान दिया था कि अगर हमारे 10 विधायक जीत गए तो हम इनको स्वतंत्र कर देंगे। तो आज संजय जायसवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें 5 सवाल पूछे। अंतिम सवाल में उन्होंने ये कहा कि इसका मतलब तो यही हुआ कि आप बतौर लालू जी के एजेंट की तरह काम करें, यानी कि आप चाहते हैं कि आपके विधायक उधर चले जाएं और उनकी सरकार। संजय जी की बात पे मैं बाद में आऊंगा। बेतुकी बातें कर रहे हैं, पता नहीं मानसिक रूप से क्या विक्षिप्त हो गए हैं, क्या हो गया। मैं पूछूंगा, जब मिलूंगा तो जरूर उनसे पूछूंगा। लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं। प्रशांत जी की बात को अगर छोटा करके आप देखेंगे तो अर्थ का अनर्थ लगेगा। और इसका मैं उदाहरण लूं। प्रशांत जी हर प्रश्न का बड़ा लंबा उत्तर देता है, क्योंकि वो बातों को समझा कर उत्तर देता है। अगर उसमें से आप लोग कुछ उठा लीजिएगा, प्रशांत जी से ज्यादा बिहार के बारे में मैं बार बार कहता हूं कि कोई अनुभवी नेता जो बिहार में अब उसकी अवस्था ज्यादा भी हो गई हो, उसको भी बिहार के बारे में उतना नहीं पता होगा जितना इस व्यक्ति को पता है। और वो इसलिए कि इसने अपने शरीर के हड्डी को गलाया है। पिछले 3 वर्षों में बिहार के एक एक गांव में जाकर देख के कि क्या हालात है, और उसी के आधार पर जन स्वराज की पॉलिसीज बन रही हैं, योजनाएं बन रही हैं, या जो भी हम लोगों को कह रहे हैं। वो व्यक्ति घूमकर जब ये देख रहा है और समझ रहा है, और आप सभी लोग इसको मानते हैं कि वो एक देश का जाना माना रणनीतिकार रहा है, तो उसको ये विश्वास ही नहीं है। उसके विश्वास से बाहर की बात है कि मुझे 10 सीटें मिलेंगी और 15 सीटें मिलेंगी। वो आप ही लोगों के समक्ष कह चुके हैं कि साहब अगर हमें 170 सीटों से कम मिले तो हम तो उसको अपनी हार मानेंगे। तो इसलिए ये 10 और 20 सीटों की जो बात है वो कहीं से निकल आई होगी, कुछ उन्होंने कह दिया। जिस उदाहरण की मैंने बात की, वो उदाहरण मैं बता दूं। मैं भी पूर्णिया में था तो कटिहार के लोग आए बड़े चिंतित मेरे पास कि उदय जी, एक तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। मैं क्या हो गया? तो एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें प्रशांत जी सुने जा रहे हैं ये कहते हुए कि चुनाव जीतने के लिए हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। तो मैंने वो पूरा वीडियो देखा नहीं था, मैं खुद ही चिंतित हुआ। मैं कहा वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं? अपने लोगों से कहा भाई क्या वीडियो? तो इन्होंने कहा नहीं वो तो पूरा बोल रहे हैं। तो जब सुना तो उन्होंने कहा कि हमें चुनाव जीतने के लिए मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, लेकिन समाज को बनाने के लिए, विकास के लिए, समाज की तरक्की के लिए, मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए हमें उनका साथ चाहिए। तो अगर पहला हिस्सा सुनिए तो लगता है ये क्या कह रहे हैं, पूरा सुनिए तो लगता है भाई कितनी अच्छी बात की है। अगले दिन हम लोग की एक सभा थी किशनगंज में, वहाँ मैं उनके साथ गया था। तो मैं बोल रहा था और मैंने वहाँ अपने लोगों को कहकर स्टेज पर जो चुनाव की तैयारी के अलावा जन स्वराज के अपने अस्तित्व और उसके कैरेक्टर को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी था। हमारे कार्यकर्ता कैसे हों, वो चुनाव को किस दृष्टि से देखें, संगठन के लिए वो क्या करें, संगठन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, बाकी दलों में क्या चलता है और क्या हम अवॉइड करें, इन सारे विषयों पर एक विस्तृत चर्चा और प्रखंड लेवल तक के हमारे अधिकारियों के मन में जो बातें हैं, चाहे वो संगठन को लेकर हो, जन स्वराज को लेकर हो, चुनाव की तैयारियों को लेकर हो, उन सब के बारे में उनके मन में जो शक व शुबा है उस पर चर्चा, ये आज की कार्यशाला की मुख्य उपलब्धि थी। उदाहरण बहुत साफ है, वो ये कि संगठन अपने ढंग से काम करता है और एक प्रोफेशनल टीम का काम करने का तरीका अलग होता है। तो उस तरीकों को उन तरीकों को कैसे मैच किया जाए, उनको समन्वय कैसे लाया जाए, ये मुख्य मुद्दा है। वो हो चुका है और इस पर ज़्यादा अब किसी के मन में शक नहीं है, कोई चिंता नहीं। उसकी घोषणा समय से हो जाएगी।
और मुझे लगता है जैसा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ कहा था कि यहाँ लगता है कि भाद्र पक्ष को थोड़ा सा रोक कर रखा जाता है, उसको पितृपक्ष भी माना जाता है, तो उसके बाद हो जाएगी मनोज जी, संजय जायसवाल एक और अन्य दलों से पहले होगी, इसका आप भरोसा रखें। मनोज जी, संजय जायसवाल एक आज प्रेस वार्ता बुलाए हुए थे, उन्होंने उन पर प्रशांत किशोर पर एक टीका हमला बोला। संजय जायसवाल कह रहे हैं कि वंशराज और प्रशांत किशोर जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी है और तेलंगाना और तमिलनाडु से ये लोग फंडिंग लेते हैं। कई शराब व्यापारियों का नाम उन्होंने जिक्र किया है और कंपनियों का भी नाम जिक्र किया और कह रहे हैं कि ये सवाल का जवाब प्रशांत किशोर दे कि फंडिंग तेलंगाना और तमिलनाडु से कहाँ से आई।